नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं युवा समाजवादी पार्टी नेता और वर्तमान में शहर दक्षिणी से विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर चुके रवि गुप्ता जी से। रवि गुप्ता जी अभी हाल में ही घर भगवाकरण होने के कारण चर्चा में आए हैं, तो आइए बात करते हैं रवि गुप्ता जी से। रवि जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार। रवि जी, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल यही है कि आपके घर रंगवाने का क्या विवाद था, जिसका आरोप आपने कैबिनेट मंत्री नंदी पर लगाया? विवाद कुछ नहीं है। हमें लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हुए हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि उसका हनन नहीं होना चाहिए जी। आपकी क्या मनसा है, अब आपको कौन सा कपड़ा पहनना, कौन सा रंग आपको चूज़ करना, क्या खाना है, ये आप डिसाइड करो, ना कि सरकारें डिसाइड करेंगी। ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं तो उनको जहाँ रंगवाना है रंगवाएं, लेकिन हमारी मान लीजिए उस कपड़े को पहनने की, उस कलर को पहनने की नहीं इच्छा है और या उनके कहने से हम नहीं चल सकते, तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, और अगर उसका कोई हनन करेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो संविधान के खिलाफ है, हाँ, जो हमारे अधिकारों का हनन करती है, उसका विरोध जरूर करना चाहिए। वो गलत है। किसी के मकान को आप कलर नहीं करा सकते अपने मन से, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि आप जीन्स पहनिए या टी शर्ट पहनिए या सलवार सूट पहनिए, ये आपका अधिकार है। आप जैसे चाहे वैसे पहनिए, जैसे चाहे वैसे रहिए, जैसे चाहे जो खाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। ये इंडिविजुअल चॉइस है, ये हमारी खुद की चॉइस है। जी। रवि जी, आपने समाजवादी पार्टी से दावेदारी की है। तो समाजवादी पार्टी में दावेदारों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें परवेज टंकी साहब, बब्बन दुबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, इन लोगों का नाम प्रमुख है। तो आप बताइए कि जो शहर दक्षिणी के समीकरण हैं, वो आपके पक्ष में किस तरह है? देखिए, समीकरण पक्ष में है कि नहीं, ये तो पूरी जनता जान रही है। माननीय अखिलेश यादव जी जिस समय सत्ता संभाले थे और 5 साल उनका जो कार्यकाल रहा, वो सर्वविदित है, किसी को बताने लायक नहीं है। आज लखनऊ में जो काम हुए हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में, और हम कहना चाहेंगे कि अगर आप एक शब्द का अभी आगे प्रयोग करेंगे, विकास, कि हर एक विधायक, हर नेता का एक शब्द होता है विकास। मेरा ऐसा मानना है, सड़क नाली नाला बनाना विकास नहीं होता। आने वाले समय में, आप भी पढ़ी लिखी हैं और ये जानकार होंगी कि एक देश दूसरे देश के दुश्मन हो गए हैं। कहीं विस्फोट हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आने वाला समय जैविक हथियारों का होगा। एक देश दूसरे देश के ऊपर जैविक हथियार का प्रयोग करेगा। या मान लीजिए अभी सस्पेक्ट है कोरोना का, कोरोना भी लोग कह रहे हैं चीन पे आरोप लग रहा है, चीन ने किया, और 99% जो रिपोर्टें आ रही, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चीन की ही ये कारस्तानी है। क्योंकि इंडिया में या चीन की जो मतलब कि जो उनके खिलाफ कंट्री, जो उनको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ हैं, वहाँ केसेस ज़्यादा बढ़े, और जो उनके पक्ष की कंट्रियाँ हैं वहाँ केसेस कम हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? आने वाले निकट भविष्य में ऐसा और भी हो सकता है, इसलिए हमको उसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। सड़क, नाली, नाला, नगर निगम, PWD, ये सब वो बनाने का उनका काम है। अगर हम नहीं बनाएंगे, विधायक नहीं बनाएंगे, तो जनता ही इतनी जागरूक है, वहाँ 4 एप्लीकेशन देगी, सड़क अपने आप बन जाएगी। रवि जी, आपने कहा कि जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो एप्लीकेशन देगी तो सड़कें बन जाएंगी। तो आज तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ सड़कों का हाल बेहाल है। ऐसा तो है नहीं कि लोग बनवाना नहीं चाहते, लेकिन क्या समस्या है कि वो चीज़ें लोगों तक, मंत्रियों तक पहुँच नहीं पा रही है? मंत्रियों नहीं, देखिए ऐसा ना कि एक मान लीजिए एक मोहल्ले में 5000 लोग रहते हैं, 5 से 15,000 का एक मोहल्ला होता है, वार्ड होता है। सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, और सब ये चाहते हैं कि नेता जो है वो दौड़े और सब काम करा दे। ऐसा अगर जागरूक होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ की विभाग बने हुए हैं। अगर आप थोड़ा समय दीजिएगा, अब आजकल सब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, इतनी अवेयरनेस है, अब आप पीछे पड़ेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ उस सड़क का निर्माण ना हो, नाली नाला ना बने। क्योंकि हम लोग भी पिछले 23 साल से एक पार्टी कार्यकर्ता है और समाज सेवा से जुड़े हैं, तो कई बार ऐसी भी नौबत आई है कि डायरेक्ट हम लोगों ने काम कराया बगैर किसी विधायक, बगैर किसी नेता के। क्योंकि जब काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठा होकर कहीं अपनी बात रखते हैं, तो उस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ता है और प्रशासन, शासन उसको सुनता है। रवि गुप्ता जी, आप बताइए कि जो शहर दक्षिणी के विधायक हैं नंदी, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आप बताइए कि आप उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? एक काम हमको बता दीजिए।
आप अपना एक काम हमें बता दीजिए कि एक काम उन्होंने किया हो, हम काम आपको बता देते हैं। किसी की शादी होती है तो उसमें एक कार्ड चला जाता है, बर्थडे होता है तो मैसेज चला जाता है। हम अपना बर्थडे भूल गए, हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं, वाइफ हमें याद दिलाती है, लेकिन उनको याद रहता है जी। उनका एक मैनेजमेंट है। ज़मीन में कहाँ दिखते हैं? अब कहीं जाते हैं, किसी घर में जाते हैं तो वहाँ एक फ़ोटो खिंचती है और फ़ोटो उनके यहाँ चली जाती है। आम आदमी इतना सीधा है, उसको अपने संघर्ष से, अपने परिवार से, अपने काम से समय नहीं है। उसके लिए तो बहुत, अगर मंत्री उसके घर चला आया, उसको कार्ड, आम पब्लिक सोचती है कि हमारा नेता हमको पूछ रहा, हमको जान रहा है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक हमारा दोस्त था, भय नहीं, उसकी दुकान थी, हम वहाँ सामान खाते थे और उसी के बगल में उससे अच्छा सामान बिकता था, लेकिन हमारे दोस्त के यहाँ भीड़ बहुत लगी रहती थी। वो दोस्त करता क्या था कि हमको खुद बगल की दुकान का सामान अच्छा लगता था खाने में, लेकिन उसके यहाँ हमको खाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो सबसे हालचाल पूछता था। स्टूडेंट आते थे, और कब आए, पापा कैसे हैं घर में, मम्मी कैसी हैं, तो वो कस्टमर दूसरी दुकान में जाता ही नहीं था। लाख अच्छा सामान हो उसका, एक जुड़ाव हो जाता, आत्मीयता हो जाती है, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। ये कुछ करते नहीं है। एक काम हमको आप बता दीजिए, विकास का कौन सा काम पिछले 10 साल में हुआ है? कोई एक कंक्रीट ऐसी चीज़ हमें बता दीजिए कि कोई हॉस्पिटल ऐसा कि मान लीजिए एक आईसीयू में 16 लाख रुपए खर्चा है, कितने आईसीयू लग गए, कितना अपग्रेड हो गया, क्या किया है? एक हमें काम आप बता दीजिए। आप पत्रकार महोदय हैं, 10 साल में आपको मानना है कि उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। तो मेरा अगला सवाल इसी से जोड़कर है कि अब आप शहर दक्षिणी का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप वहाँ क्या क्या समस्याएं देखते हैं जिसका आप आगे चलकर? देखिए, मेरी माँ भी शिक्षिका थी जी, और मेरे पिताजी जो स्वर्गीय हैं वो भी शिक्षक थे। मेरी वाइफ भी बीएड है, मेरे फादर इन लॉ भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत, गरीब अपनी रोटी खुद कमा लेगा, उसको रोटी की ज़रूरत नहीं है। गरीब को चाहिए सिर्फ शिक्षा और दवा, क्योंकि आज के समय में जो मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इतनी महंगी हैं कि गरीबों से काफ़ी दूर है। ठीक है, अब हम कहेंगे केजरीवाल जी का तारीफ करनी चाहिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक मॉडल पेश किया है, तो हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। अगर कोई नया, अच्छा यहाँ मान लीजिए डेलीगेशन विदेश जाता है कि हम अपने देश में क्या कर सकते हैं, तो यदि कोई आदमी अच्छा काम किया है, हमने आपसे कहा ना कि आने वाला समय हो सकता है जैविक हथियारों का हो सकता है ऐसे, अभी और हम लोग को भगवान न करे ऐसे समय देखने पड़े, तो उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। सपोज करिए अभी हमने आपसे कहा कि एक आईसीयू बेड 16 लाख का है, तो अगर मान लीजिए हम हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोल सकते, 2-3 मोहल्ले में क्लस्टर बना के एक मोहल्ला क्लिनिक तो खोल सकते हैं, जिसमें कम से कम 10 बेड तो हो। प्रसूति के लिए औरतें कहीं जाती हैं, वहाँ कम से कम बेड में प्रसूति हो सके। अगर मान लीजिए डॉक्टर की कमी है, तो आजकल इतना मॉडर्न ज़माना हो गया कि जूम ऐप पे बैठ के आप मरीज देख सकते हैं। सब हो सकता है। 10 नगर निगम के स्कूल मान लीजिए हमारे क्षेत्र में है, हालांकि अखिलेश जी अभी करेंगे। अखिलेश जी की सोच बहुत ऊपर है। अखिलेश जी निचले आदमी को देखते हैं। लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पुश्तैनी सीट पा गए, ये कर लिए, वो कर लिए। ठीक है, अगर माननीय नेताजी हैं, नेताजी के बाद अखिलेश जी अगर उस सीट को संभाले तो उनको कोई गलत नहीं कहेगा। आज उन्होंने जो 5 साल में विकास किया, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि उन्होंने सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। आज आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देखिए, कितना बढ़िया है। आप कभी गई हैं? नहीं। आप जाइए आगरा एक्सप्रेसवे देखने, और आगरा से लखनऊ की दूरी 300 से 350 किलोमीटर है। ठीक है, और वो दूरी में आप उस एक्सप्रेसवे को देखिएगा, लगेगा कि आप कहीं विदेश में हैं, और इतनी जल्दी वो एक्सप्रेसवे बना। रवि जी, आपने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर मेन फोकस होगा, तो शहर दक्षिणी में नैनी का भी एक औद्योगिक एरिया आता है उसके अंतर्गत, जहाँ की औद्योगिक गतिविधि अभी बंद पड़ी हुई है। तो आप बताइए कि क्या एक विधायक उसे चालू रखने की हैसियत रखता है? क्यों नहीं रखता है। हमने कहा ना कि जनता अगर अपना हक जाने और जनता अगर सड़क पे आ जाए तो बड़ी से बड़ी सत्ता हिल जाती है। अधिकारी तो आपका कर्मचारी होता ही है, वो तो आपकी सेवा के लिए। अब ये देखना है कि जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ, मान लीजिए अभी बीपीसीएल की बात आई, तो मैं भी व्यापारी हूँ, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग सरकारी सेक्टर से अलग होते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो हाथ खोल के पैसा खर्च करता है,
और जो सरकारी सेक्टर होता है वो एक उसका हाथ बंधा हुआ होता है। सपोज करिए एक पंप जो है वो 6 लाख रुपए का अगर BPCL बेच रहा है और जर्मन की कंपनी आई 12 लाख रुपए का बेच रही है, तो 12 लाख रुपए खरीद लिया जाता है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, 12 लाख का कंप्रेसर खरीद लिया जाता है, 6 लाख का नहीं खरीदा जाता है। तो वो बीच की, जो मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता, उस बीच की दूरी को ख़त्म करना होगा, जिससे वो BPCL का जो कंप्रेसर या पंप जो बन रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में खपत हो या विदेश में सप्लाई हो। ठीक है, तो उसमें देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी फैक्ट्री है या कौन सी ऐसी, मतलब कि भाई जो भी उद्योगपति, मान लीजिए अभी आप, हम नाम लेंगे अडानी जी का, जने कितनी फैक्ट्रियाँ, जिस दिन मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया उसके 2 दिन पहले से उन्होंने जने कितने बिजली के कारखाने जो बंद पड़े थे सरकारी, उसको खरीदना शुरू किया। जितनी भी फैक्ट्रियां थी बंद सरकारी, उसको उन्होंने एक्वायर किया और बाद में आज वो मुनाफे में हैं, कई 100 करोड़ कमा रही हैं। क्यों? फैक्ट्रियां वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसका ऑपरेटर दूसरा है। तो सोच होनी चाहिए। और हमने जैसे आपसे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मान लीजिए सपोज करिए मैंने कहा कि मेरी माता जी टीचर थी, तो मैं जानता हूँ, मैं तो बचपनों से मतलब इस माहौल में रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, मैं पूरा सब इस बारे में जानता हूँ। अगर आपके हमारे दक्षिणी में 10 विद्यालय है, अगर सपोज करिए 10 विद्यालय है, माननीय अखिलेश जी हो सकता है ये करे और करेंगे 100%, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पे उनका ज़्यादा जोर है। और अगर 10 विद्यालय की जगह आप उसको 1 कर दीजिए, 1 करके उसकी फैसिलिटी बढ़ा दीजिए, टीचरों को आप उसमें फिल्टर करके रखिए, बच्चों को डोर से आप लेके आइए, ठीक है, तो वो जैसे आप दिल्ली को आज मॉडल कह रही हैं, उत्तर प्रदेश भी वो मॉडल बन के दिखाएगा और अखिलेश जी करेंगे, आप देखिएगा। रवि जी, जो पिछले बार के विधायक थे परवेश टंकी साहब, उनसे ऐसी क्या कमी रह गई कि जनता ने उन्हें दोबारा नहीं चुना? और बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस बार फिर दावेदारी की है और आपने भी की है। करना चाहिए, हमारे बड़े भाई हैं परवेज भाई, बहुत अच्छे संबंध है। जितना आपने नाम लिया, दुर्गा गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं, बात होती है हम लोग की, पंकज जायसवाल जी हैं आर कन्या के मैनेजर, उनसे ही बात होती है, बब्बन भाई भी, सब हम लोग एकदम एक परिवार की तरह हैं। और ऐसा नहीं किसी, अभी अगर आप कहिए हम लेके चले वो परवेज भाई हमारे यहाँ तो बड़े भाई की तरह हैं। उनका कोई काम खराब नहीं था। अगर आप नैनी में चली जाइए, नैनी में आप चली जाइए महेवा में जी, तो वहाँ पानी की इतनी समस्या थी कि लोग साइकिल से कंटेनर में पानी लेके घरों में जाते थे। परवेश टंकी के जीतने के बाद वहाँ पूरा विकास का कार्य हुआ, आप समझिए समरसेबुल लगा, घरों में वहाँ पानी जाने लगा, आज वहाँ लोग उनका नाम लेते हैं। रवि जी, आपने तो बताया कि मतलब आप बता रहे हैं कि परवेज साहब ने ये सारे काम किए जी, तो मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी कमी रह गई कि कमी ये रह गई कि देखिए, हमने बताया ना कि कभी आप देखेंगे कि पब्लिक जो होती है, पब्लिक, हमने आपसे कहा कि पब्लिक बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, आप उसको उसके दिल से बहुत अच्छे से खेल सकते हैं जब पब्लिक होती है जी। तो जैसे मान लीजिए हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम तो लड़ेंगे चुनाव, लेकिन हम माननीय अखिलेश यादव के चेहरे को आगे रख के चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी, हमारा वोट बैंक हो सकता है 5000, 3000, 2000 हो, लेकिन पार्टी के किए हुए काम, अखिलेश यादव के किए हुए काम पब्लिक को अगर अच्छे लगेंगे तो हमको वोट देगी। और कैंडिडेट तो मैं तो जनता के लिए हुई। ये क्या विधायक बनना क्या कितना आसान है क्या? अगर मैं 23 साल से हूँ राजनीति में, ठीक है, मैंने देखा है नेता बनना आसान, विधायक बनना आसान है, मंत्री बनना आसान है, लेकिन नेता बनना बहुत मुश्किल है। अगर नेता आपको देखना है तो माननीय रेवती रमन सिंह जी को देखिए, चाहे सत्ता हो या ना हो, उनके यहाँ हमेशा 100-150 लोग आते हैं, रोज भीड़ लगती है और लोगों का काम होता है। वो रोज यहाँ से कौड़िहार घाट, हम नैनी जाएंगे यहाँ से तो हमारी आपकी हालत ख़राब हो जाती है नैनी जाने में, लेकिन वो रेवती रमन सिंह कौड़िहार घाट, मेजा रोड सब रोज जाते हैं। तो ये उनका काम है, ये नेता का काम है। लेकिन लोग यहाँ जीतते हैं, इसी कमरे में बैठ जाते हैं, फिर कुछ हुआ तो घर में फ़ोटो खिंचा लिए कि हमने ऐसी सेवा की, वैसी सेवा की, उसको मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सब जगह चलाया। और दूसरी चीज़, परवेश टंकी का हारने का सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार वोटों का ध्रुवीकरण किया, जैसे आपने देखा होगा शमशान और कब्रिस्तान, हालांकि अब तो जैसे उन्होंने शमशान, कब्रिस्तान और शमशान किया तो शमशान अभी काम आया, वैसे उससे पब्लिक थोड़ी गुमराह हुई। और गुमराह होने से हम बता रहे हैं आपको कि हम लोगों ने जिसका काम कराया, परवेश टंकी ने जिसके लिए वोट, मतलब आप समझिए कि रात को फ़ोन किया, उसकी मदद की, उसने वोट नहीं दिया, कहा नहीं हम नहीं देंगे। अब क्या कहेंगे पब्लिक को? हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके साथ 2 बजे रात को खड़े हैं, उसके बाद अब हमको वोट नहीं दे रहे। तो ये पब्लिक है, पब्लिक कब किसको राजा बना दे, कब किसको रंग बना दे,
जी भाई आज हम बैठे हैं, हो सकता है हमें टिकट मिल जाए, जी हो सकता है हम विधायक बन जाए, ये तो हो सकता है ना, ये तो भविष्य की चीज़ है। अभी तो ऊपर वाला पूरा डिसाइड किए हुए कि कौन क्या बनेगा। आप हमारा इंटरव्यू ले रही, हो सकता है आने वाले 2-4 साल में प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लें, ये तो भविष्य की चीज़ें हैं। रवि जी, अगर मैं अब बात करूं प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर, तो प्रदेश सरकार कहती है कि उसकी कानून व्यवस्था पर बहुत टाइट पकड़ है, अपराधी डरे हुए हैं, तो आप इस बात से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं पहले लेता था दैनिक जागरण पेपर, और आप अगर ध्यान देंगे कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी सत्ता में रहते हैं या अखिलेश जी सत्ता में रहते हैं जी तो हत्या और लूट की जो घटनाएं होती हैं वो फ्रंट पेज पे छपती हैं। जी अब भारतीय जनता पार्टी जब आती है, हत्या, लूट, जहरीली शराब अगर होती है तो 6 और 7वें नंबर पे एकदम नीचे होता है। ठीक है, तो ये इनका मीडिया मैनेजमेंट है। दैनिक जागरण के प्रधान संपादक जी राज्यसभा सदस्य हैं, जी टीवी देख लीजिए, उनके क्या नाम से जो सुभाष चंद्रा जी वो राज्यसभा सदस्य हैं। तो पूरा मीडिया मैनेजमेंट है बीजेपी का। बीजेपी जितना कहती है, हम आपको एक उदाहरण देंगे। आप अगर पिक्चर देखी होंगी, एक पिक्चर थी तहलका, उसमें एक संग्रीला जगह थी, तो उसमें एक सीन था, अगर आपको ध्यान होगा, मैं बताना चाहूँगा कि कई लड़कियाँ घूमती रहती, तो स्वर्गीय अमरीश पुरी जी आते हैं किसी को दिखाने कि देखिए ये हमारी जो हैं, ये सब हमारी दासी हैं, गुलाम हैं। क्यों? वहाँ एक माइक लगा था और वो अमरीश पुरी जी के बारे में बता रहा था, वो पूरी मेहनत कर रही थी। फिर एक लड़की को बुलाया, कहा यहाँ हो, और उसको आगे कहा देखो भी विस्फोट कर लेगी। वो तुरंत कहती यहाँ खड़ी हो जाओ, बम बांधो, विस्फोट कर ली। तो पब्लिक के दिमाग में इतना भर दो, पब्लिक के दिमाग में इतना भर दो कि वो कुछ देखे ही ना। अभी जहरीली शराब का कांड हुआ, आपने किस पेपर में हेडलाइन थी बताइए? 28-30 लोग मर गए अलीगढ़ में। किसी पेपर की फ्रंट पेज पे था? कहीं नहीं था। उसको जिस समय कांड हुआ उस समय इन्होंने थोड़ा मतलब दिग्भ्रमित कर दिया पब्लिक को कि योगी जी ने मोदी जी की फ़ोटो नहीं डाली। अब उसी पे वो चैप्टर जो है चालू हो गया। तो ये लोग मीडिया मैनेजमेंट जानते हैं, भाजपा वाले, ये जानते हैं पब्लिक कैसे गुमराह करना है, इसमें ये आगे हैं। उसी को हमको रोकना है। हालांकि जनता जान गई है जिस हिसाब से अब की कोरोना की महामारी ने, या कह दीजिए ऊपर वाले ने कुछ ऐसा मतलब कि प्रकोप दिखाया इस देश पे जो ना होना चाहिए, ना भगवान आगे हो। हमने कम से कम अपने 5-6 दोस्त खोए जो कि अच्छी स्थिति में थे, उनके परिवार मतलब बेचारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं कोरोना से। तो वो स्थिति अप्रैल की ऐसी थी कि हर आदमी डरा हुआ था। जी रवि जी, आप हमें बताइए कि आप क्या मानते हैं इस बात को कि अब जो चुनाव होते हैं उसमें विकास का मुद्दा कहीं पीछे रह जाता है और स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं? विकास का मुद्दा तो पीछे रह ही जाता है। आपने पिछला चुनाव देखा ना जी, कितना अखिलेश यादव जी ने काम किया। आज भी मेट्रो, कलकत्ता को छोड़ दीजिए, बॉम्बे में अभी बॉम्बे हमारा जाना नहीं रहता, बॉम्बे में अभी मेट्रो बन रही है, अभी हो रहा है जी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ मेट्रो दे दी, लखनऊ मेट्रो दे दी। और अभी महाराष्ट्र में मेट्रो अभी चल नहीं पा रही, वहाँ भी काम चल रहा है। तो हमारे नेता की सोच है, उसने कोई चीज़ होना है तो होना है फिर, लेकिन आपका एक मतलब आप में एक मनोभावना होनी चाहिए उसको करने की, नहीं हमें करना है। करप्शन को अगर अलग कर दीजिएगा तो काम बहुत अच्छे से होगा। हमने आपसे कहा ना कि स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 16 लाख अगर एक वेंटिलेटर पे खर्च हो रहा है, तो अगर एक क्लस्टर हम बना दें 4 वार्ड का, उसमें अगर एक हम मोहल्ला क्लिनिक टाइप खोल दें 10 या 20 बेड की, 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए की लागत मान लीजिए उसमें आती, 5-7 करोड़ रुपए बन जाएगा। और अगर उस अगल बगल के मोहल्ले वालों को कोई भी प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम, बुखार या डिलीवरी होती, वहाँ जाएंगे तो यहाँ अस्पताल का लोड कम होगा, प्लस हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा है वो और बेहतर होगी। गरीब की पहुँच में स्वास्थ्य सुविधा, सबसे महंगी स्वास्थ्य सुविधा है। अभी आप एक डॉक्टर को दिखाने जाइए, 500 रुपये फीस है, 15 दिन की अगर दवा लिख देगा तो 2,500 रुपये आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। आम आदमी मतलब जो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। रवि जी, आप इस बात से एग्री करते हैं कि विकास का मुद्दा पीछे रहता है, स्थानीय मुद्दे एकदम पीछे रहता है। तो फिर नेताओं को क्या करना चाहिए चुनाव जीतने के लिए? स्थानीय मुद्दों को आगे लाना ये चाहिए? आप देखिए अभी आपने कहा ना, ये नेचर का नियम है जी। आप कहिए न कहिए, आने वाले समय में एक पब्लिक, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो भी मन में जान रहा है, मान रहा है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लिए जो कर दिया वो अभी तक नहीं हुआ। जब युवा सोच आएगी तो बदलाव आएगा। अनपढ़ लोगों को आप मान लीजिए, ठीक है मैं कहता हूँ, अनपढ़ लोग अगर सीट पे बैठेंगे तो क्या करेंगे वो? हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना,
10 पत्रकार और आ जाए मेरा इंटरव्यू ले ले। हमारे अंदर चोर नहीं है। आज कई ऐसे नेता हैं कि इंटरव्यू नहीं देते, बयान रिलीज कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बताइए, सिर्फ अपना बयान रिलीज करते हैं। उनको बैठना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए ना किसी पत्रकार के सामने। तो खैर वो उनका मामला है। नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर चपरासी में की नौकरी के लिए इंटर हाई स्कूल है तो नेता को भी कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका कुछ विवेक होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और युवा सोच अगर आएगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आगे की बात करेंगे रवि गुप्ता जी से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं युवा समाजवादी पार्टी नेता रवि गुप्ता जी से। रवि जी, हम लोगों ने बहुत सारी बात की विकास के मुद्दे पर, स्थानीय मुद्दे पर, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं। तो आप बताइए कि जातिगत समीकरण जो होते हैं वो हमारे समाज और हमारे प्रदेश को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इनफैक्ट पहुंचा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ना कि जातिगत आधार पर चुनाव जो होते हैं वो गलत होते हैं। उसका तो हम विरोध करते हैं, इसलिए कि नेता सब जाति का होता है। ठीक है जी। नेता की जाति कोई एक नहीं होती। अगर मान लीजिए मैं बनिया हूँ तो अब कहिए कि नहीं सब वैश्य हमारे साथ, नहीं, हमारे लिए मुस्लिम भी बराबर हैं। अगर जो वैश्य हमारे भाई हैं तो मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। हमारे लिए हरिजन भी बराबर है। हमारे लिए सब जात इक्वल है। हमारा मित्र है जीतराज हेला, हम उसके यहाँ खाना खाते हैं। हेला समाज से आता है, हम बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसके यहाँ चाय पीते हैं, हमारा मित्र है। तो राजनीति में जाति को एकदम जीरो कर देना चाहिए अगर आपको राजनीति करना है। अगर आप सेवा के लिए उतरे हैं तो सेवा में ये नहीं कि अमुक व्यक्ति इस जात का है तो हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे, हम इसके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, आप फला हैं तो हम आपके हाथ का छुआ नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर राजनीति करना है तो सेवा भाव से आइए, ना आपका कोई जात, ना आपका कोई धर्म। ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत, ये मेरी सोच है। और उसी आधार पर मैं राजनीति पिछले 23 साल से कर रहा हूँ। और कोई लोकप्रियता पाने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं की जाती, संतुष्टि के लिए भी की जाती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पिछले 23 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और लोगों की मदद करता हूँ अपने स्तर से। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, ऊपर वाले का दिया हुआ यही सेवा भाव करने से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। रवि जी, अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप विधायक बनते हैं तो आप प्राथमिकता के आधार पर क्या काम करेंगे? मैंने आपसे पहले कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है जी, वो बहुत दूरदर्शी सोच है। और मैंने फिर आपसे कहा कि आने वाला समय जो है जी, वो जैविक हथियारों का होगा, इस पे ध्यान देना जरूरी है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, ये अखिलेश जी भी सोचते होंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं हमको मजबूत करनी ही करनी है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी सड़क पे चलेंगे, अगर हम जिंदा रहेंगे तभी पानी का उपयोग करेंगे, बिजली का उपयोग करेंगे। तो जिंदा हम कैसे रहेंगे, पहले इस पे हमको जोर देना है। कि आज जो स्थिति इतनी भयावह हुई कि एक आदमी डर गया, भले ही चाहे जो बोले, मैं खुद डर गया था, सब डर गए थे कि क्या हो गया, भगवान क्या हुआ, ईश्वर अब तो कम से कम रहम करो, इतने लोग खत्म हो रहे हैं। उस पे हमें स्वास्थ्य पे, दूसरा शिक्षा भी बहुत महंगी है। शिक्षा इतनी महंगी है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इस 2 चीज़ पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर मैं समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और चुनाव में जीतता हूँ तो माननीय अखिलेश यादव जी ऐसा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और करेंगे तो उनके साथ हम लोग भी करेंगे, और नहीं करेंगे तो अखिलेश जी से कहेंगे अखिलेश जी ये जरूरी है। हालांकि ऐसा होना नहीं, अखिलेश जी की प्राथमिकता में स्वास्थ्य और शिक्षा, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने पिछली कार्यकाल में किया उसको। रवि जी, आपको नहीं लगता कि आज राजनीति में बहुत बदलाव आया है, जनता और नेता दोनों बदल गए हैं? 110%। पहले राजनीति सेवा के लिए की जाती थी, अब राजनीति जो पैसे के लिए की जाती है जी। पहले की राजनीति थी, हमारे सीनियर जो हैं एक दिन कह रहे थे कि सन 80 के पहले हम लोग राजनीति में कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं मांगता था या पैसे के लिए मरता नहीं था। लेकिन 80 के बाद ऐसा बदलाव आया कि लोग पैसे के पीछे भागने लगे, तो सेवा गुम हो गई जी। क्योंकि आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ने से वंचित रहता है। आपने अगर देखा होगा भाई, आपने भी अगर मान लीजिए थोड़ा राजनीतिक आपका दिलचस्पी रही हो, मैं राजनीतिक शास्त्र का मैं मतलब स्टूडेंट रहा हूँ, तो जितने भी कैंडिडेट लड़ते हैं उनका ज़्यादातर, हमारा ऐसा मानना है, उसमें सेवा भाव बहुत लोगों का होता है।
हमने ज़्यादातर देखा पर्सनली, एक उनका स्टेटस, वो अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। चुनाव जीतने के बाद अपने बंगले के अंदर होते हैं, कोई बुलाएगा उनके घर चले जाएंगे। आज के समय में, पहले के समय में नेता का जनता से डायरेक्ट संवाद होता था, चाय वाले से, पान वाले से। और अगर हमारा ऐसा मानना है कि अपने क्षेत्र में चाय वाला, पान वाला या जो सबसे निचला स्तर का व्यक्ति है, अगर उससे हम बराबर संपर्क में रहेंगे तो 5 साल बाद उस प्रत्याशी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पब्लिक अपने आप वोट देगी कि ये हमारा नेता है। रवि जी, आपने बताया कि नेता किस तरह बदल गए हैं, वो राजनीति को व्यवसाय बना ले रहे हैं अधिकतर, और जनता में क्या बदलाव आया है? जनता में ये है कि जनता पहले जैसी जागरूक नहीं है। जिस हिसाब से जागरूक होना चाहिए, जनता सोचती है कि वोट दे दो, ये ठीक है, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके पहले वो क्या करता था, वो एकदम नीचे था, जिसके पास 100-100, 200 रुपए के लिए महंगा था, वो आज 1000 करोड़, 5000 करोड़, 3000 करोड़ का मालिक हो गया। मैं जनता से पूछना चाहूँगा कि आप क्यों नहीं इतना बढ़ गए, आपका नेता क्यों इतना पैसा कमा रहा है? तो जाहिर सी बात है, आम व्यापारी इतनी तेज नहीं बढ़ सकता, कुछ उसमें घाला मेला होता तभी हजारों करोड़ रुपए कमा लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्यों अपना नुमाइंदा चुनते हैं? कुछ अपना भी तो सेंस आप लगाओ। रवि जी, आपको क्या लगता है कि बिना मजबूत गठबंधन के बीजेपी को हराना कठिन काम होगा? नहीं, गठबंधन की ये तो देखिए ऐसा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना खुद का विवेक है, किससे गठबंधन करना है या नहीं करना है। लेकिन पिछला जो गठबंधन हुआ उससे हमारा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि उससे सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी खुद उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है, और मेरा ऐसा मानना है कि उसको किसी से गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई गठबंधन करने के लिए आता है तो देख के कि क्या स्थिति है, क्या है, तो उससे गठबंधन माननीय अखिलेश जी कर सकते हैं, वो उनका विवेक है। मैं इस मुद्दे में बोल नहीं सकता क्योंकि हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। तो ये पार्टी का अपना जो उनका वो रूल हो, जो उनकी समझ हो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वो करे। रवि जी, आपकी दावेदारी समाजवादी पार्टी से है, तो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा आपका और किन सामाजिक कार्यों में योगदान है? देखिए, हमारा तो जैसे कि हम व्यापारी हैं खुद से, उसके अलावा हमारे फिल्म लाइन से भी जुड़े हुए हैं। अभी प्रतिज्ञा सीरियल हमारा आया था, उसमें थे। अभी हमारी 2 फिल्म हमारी रिलीज़ हो चुकी है। उसके अलावा भी एक टीवी टुडे कंपनी, मतलब आज तक की जो है, वो प्रोडक्शन में आ गए हैं। तो उन्होंने नेटफ्लिक्स से अभी उनका टाई अप हुआ है, तो अभी उनकी नेटफ्लिक्स से अभी हमारी एक वेब सीरीज़ भी है। मतलब हमारा ये समझ लीजिए कि थोड़ा एक्टिंग की तरफ भी हमारे मित्र यार, जो हमारा मान लीजिए सामान कुछ चलता है फिल्मों में, लाइटें हैं, कैमरा किराए पे चलता है, तो उस वजह से हमारा एक संपर्क हो गया है। तो हालांकि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं तो नेता हूँ, लेकिन हमारे मित्र यार जो हैं वो कहीं ले खड़ा कर देते हैं, तो वो एक एक्टिविटी वो मेरी है। और सोशल तो हम लोग हैं ही, सोशल तो पिछले 23 साल से सामाजिक जीवन है, और कहीं भी हम मिल जाएंगे आपको क्षेत्र में। जी, अभी हम लोगों ने बात की कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बारे में, जो लोकसभा में फेल हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि इस बार समाजवादी पार्टी को टिकट का बंटवारा बहुत ही सावधानी से करना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि गलतियां जब होती हैं, जब आप गिरोगे तभी आपको पता चलेगा कि ठोकर क्या होती है। जी। तो गलतियां होना ज़रूरी भी है जीवन में। अगर गलतियां हुई या नहीं हुई, मान लीजिए पार्टी का मुद्दा है, लेकिन मेरे ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश को एक मिसाल दे रही है कि विकास होता क्या है। पिछले कार्यकाल में अखिलेश जी ने इतना काम किया, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, जो आज भी मतलब लोग उसको याद करते हैं, और आज उस चीज़ की कमी खलती है। कि आप देखिए कि बीजेपी ने घोषणा की लैपटॉप बांटने, कहाँ लैपटॉप बटा, कितनी नौकरियां मिली आप हमको ये बताइए। सेवा योजन कार्यालय में अगर आप देख लीजिए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का खेल कर रही है। एक दिन मैंने देखा कि इतने लोग को नौकरी मिली। जब मैंने कंपनी देखना शुरू किया तो कंपनी सब प्राइवेट थी। प्राइवेट मीन्स कि 6 महीना, साल भर उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो एक आंकड़ा उन्होंने मेंटेन किया, इतना हमने नौकरी दी। सरकारी नौकरी कहाँ है? 0 है, कहीं सरकारी नौकरी नहीं। तो ये एक मतलब फिगर से खेलती है भारतीय जनता पार्टी, और वो सिर्फ उसका पूरा सपोर्ट प्रचार के माध्यम से, जो कुछ सारे पत्रकार नहीं, कुछ ऐसे चैनल हैं, कुछ ऐसे पेपर हैं जो सिर्फ उनका गुणगान करते रहते हैं। मैंने बताया ना कि एक मतलब दिमाग में भर दे कि नहीं यही है, ज़मीन में काम कुछ नहीं है।
लेकिन वो इतना प्रचार कर दीजिए, झूठ को इतना फैला दीजिए कि मान लीजिए किसी को आप बताइए कि नहीं ये चीज़ है, तो पब्लिक को झूठ को समझ जाएगी नहीं ये सच बोल रहा है, इतना आप बता दीजिए। रवि जी, आपने कहा कि हम जब गिरते हैं तभी सबक लेते हैं, तो मतलब जब पिछला गठबंधन फेल हो चुका है तो इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो टिकट का बंटवारा बहुत ध्यान से करेगी। जी, बहुत ध्यान से करेगी। और पिछले 1 साल से जैसे हमको जो पर्सनली जानकारी है कि एक सीट पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गंभीर हैं, और मैं तो इस आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर मैं जीतने लायक ना हूं तो मुझे भी टिकट ना दें, क्योंकि एक सीट बहुत कीमती है। क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये झूठी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश को विकास के लिए आगे बढ़ाना है। इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे टिकट दें। अगर मैं लड़ने लायक हूँ तो आप मुझे टिकट दीजिए, और नहीं लड़ने लायक जिसको दीजिएगा उसको हम लोग चुनाव जितवा के लाएंगे। रवि जी, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप शहर दक्षिणी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? शहर दक्षिणी की जनता को मेरा यही संदेश है कि अपना जो आप मत का प्रयोग करिए। आप ऐसे क्षेत्र की जनता हैं जहां छुन्नन गुरु, शालिग्राम जायसवाल, पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जैसे अच्छे नेता हुए। ये पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने जनता के सुख दुख में एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया, किसी प्रकार का उनमें पैसा कमाने का जुनून नहीं था, उनको इंडस्ट्रियल नहीं बनना था, उनको उद्योगपति नहीं बनना था। तो आप ऐसा चुनाव करिए जो आपके हित का हो, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, जो जनसेवक हो। न कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए कि जो फोटो और पेपर में ही दिखाई पड़े और कोई मतलब ना रहे। ये मेरा निवेदन है शहर दक्षिणी की जनता को। बाकी आपका विवेक है, जिसको देंगे अच्छे को देंगे आपका विकास होगा, बुरे को देंगे तो आपका विनाश होगा। ये आपके ऊपर है। आपका एक वोट आपके लिए है, ना कि हमारे लिए है, किसी और के लिए। जी रवि जी, आपने हमें अपना वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज हम बात कर रहे थे युवा समाजवादी पार्टी नेता रवि गुप्ता जी से, जिन्होंने हमें बताया कि सिर्फ सड़क और नाले का विकास नहीं होता। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आज हमने की रवि गुप्ता जी से। हम आपको आगे भी ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।